हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 6 जुलाई को बीएड इंट्रेंस का एग्ज़ाम होना है और उसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो अब आप लोग के पास समय बहुत कम है। तो इस संदर्भ में हम अपने चैनल पर पिछले जो 5-6 वर्षों में पेपर हुए हैं बीएड के, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस हम कराएंगे अपने चैनल पर आपको। तो 2021 का जो है पेपर, उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। ठीक है, उसका वीडियो हमारे चैनल पर है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और उसको भी जाके देख लीजिएगा। 2021 कंप्लीट उस पर है। अब आज 2020 का क्वेश्चन हम कराएंगे अपने चैनल पर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे और आप दोनों लोग के पास, तो जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2020 के पेपर में सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र जो है तो सबके लिए है, ये तो आपको पता ही होगा। फर्स्ट पेपर में है 100 क्वेश्चन होता है और 3 घंटे का समय होता है। तो अब इसमें सामान्य ज्ञान का जो पेपर है फर्स्ट पेपर, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या क्या है चीज़ें। फटाफट चलिए पहला पेपर स्टार्ट करते हैं, सामान्य ज्ञान। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा तेज़ी से करते जाएंगे क्योंकि समय भी बहुत कम है। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको जूम कर दें ताकि आपको सही से विजिबल हो। ठीक, अब शायद दिख रहा होगा। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए है रेगिस्तान का टीला। ऑप्शन बी है नदी मुख यानी भूमि का टीला। ऑप्शन सी है मृतकों का टीला। ऑप्शन डी है जीवन का टीला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृतकों का टेला। इसका शाब्दिक अर्थ है, स्थानीय नाम है। ठीक है, मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टेला। ठीक, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मृतकों का इससे सिंधी नाम जो है मृत मनुष्यों का टीला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो शहर वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान क्षेत्र में मोहनजोदड़ो शहर वर्तमान में है। ठीक, तो अब इसमें और ज़्यादा जानने लायक नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए क्या है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के, अब उत्तर प्रदेश राज्य की कंटेस्ट में है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 4 विकल्प है आपकी स्क्रीन पर, बस्ती, मथुरा, वाराणसी, बांदा। तो बताइए दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वाराणसी। वाराणसी शहर को ही उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देख लीजिए। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध जो हैं वह किस वंश से संबंधित थे। 4 विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है जात्रिक, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी कुरु। जिसका सी ऑप्शन लगा लीजिए, शाक कुल के, शाक वंश के ठीक संबंधित थे। ठीक, महात्मा बुद्ध। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथे पर आते हैं, जल्दी से देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बुद्ध परिषद, ठीक है, वैशाली में, ऑप्शन बी है कश्मीर में, ऑप्शन सी राजगिरी में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो चौथा क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, राजगिरी में, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाँचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, पहला तीर्थंकर। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है ऋषभदेव, ऑप्शन डी है अजीतनाथ। तो ठीक है, पाँचवें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, ऋषभदेव को, यानी विकल्प सी सही है। ठीक है, पहला तीर्थंकर माना जाता है जैन धर्म का। ठीक, चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए फटाफट। कह रहा है वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए पावा में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला में। चलिए छठवें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फटाक से, पावा में। पावा में इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक, यानी यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, वर्धमान महावीर। ठीक, और 7वें क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से फटाफट देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतर को दर्ज किया। कलिंग युद्ध के बाद महाराज अशोक के रूपांतर को दर्ज किया। ऑप्शन ए है रॉक एडिक्ट सेकेंड, ऑप्शन बी है रॉक एडिक्ट क्या तृतीय चतुर्थ, ऑप्शन सी है रॉक एडिक्ट 6 यानी कि छठे, या ऑप्शन डी है रॉक एडिक्ट न, और ये हो जाएगा 10 और 3 यानी 13।
ठीक है, सब रॉ कडिक्ट है, रॉ कडिक्ट हैं चारों ऑप्शन में। अब इसमें द्वितीय होंगे, चतुर्थ होंगे कि छठे होंगे कि 13वें होंगे। ठीक, तो 7वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13वें, विकल्प डी सही है। ठीक है, रॉ कडिक्ट 13। चलिए 8वें क्वेश्चन जल्दी से बढ़ जाइए, फटाफट देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? उत्तर प्रदेश इस यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है स्पेशली। ठीक, किन राज्यों की सीमा कह रहा है उत्तर प्रदेश से लगी हुई है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऑप्शन में ए में है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ठीक, ऑप्शन बी में कह रहा है कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड। ऑप्शन सी में कह रहा है झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। और ऑप्शन डी भी देख लीजिए, ऑप्शन डी कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड। हिमाचल प्रदेश और पंजाब और झारखंड, बताइए इनमें से कौन से राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश राज्य से। ठीक, तो 8वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए इसका। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर आपका, जो कि इधर है भी नहीं, 8वें क्वेश्चन का सही आंसर आपका यहाँ पे आना होगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल, ये 4 ऐसे प्रदेश हैं जिनसे अपने उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अब आप इसको मैप में देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 4 राज्य हैं जिनसे अपने उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगी हुई है। चलिए 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देख लीजिए। 9वें क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति, या सिक्कों की बात हो रही है, संगीत के प्रति उनका प्रेम को दर्शाते हैं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के और चोलों के। तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। 9वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प, गुप्तों के जो है सिक्के हैं वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो क्या है ऐसा सिक्कों में? जैसे देख लीजिए, इसमें समुद्रगुप्त मौद्रिक प्रणाली का यानी सिक्का यानी मुद्रा का पिता है। ठीक है, भारत को सोने की चिड़िया का नाम देने वाले गुप्त वंश का इतिहास उसके सिक्कों के रूप में दिखाई देता है। इस वंश के सिक्के जो होते हैं सोने और चांदी के तथा शीशे के भी बने होते थे। ठीक, इस समय जारी किए गए सिक्कों का वजन 144 ग्रेन 144 ग्रेन होता था। ठीक, ग्रेन जानते ही होंगे, वहाँ की मापक इकाई थी। ठीक, जैसे यहाँ ग्राम है। ठीक, चलिए ये हो गया गुप्तों के सिक्के जो हैं, गुप्तों को सिक्कों पर अंकित है, उनका संगीत के प्रति उनका प्रेम दिखाता है। चलिए 10वें क्वेश्चन पर जल्दी बढ़ते हैं, फटाफट देख लीजिए। कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? ठीक है, भारतीय नेपोलियन के नाम से चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, बिंबिसार है, अजातशत्रु। नेपोलियन जो कि यूरोप का बहुत महान योद्धा था, उसी के नाम की उसी संज्ञा में उसी की संज्ञा देते हुए भारत के कौन से राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, 10वां क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है और आप इसका सही आंसर लगा लिए बी ऑप्शन। ठीक है, इसने भी बहुत विजय प्राप्त की थी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने। चलिए 10वें के बाद 11वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाक से देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट। 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है। ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है? 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, ये राज्य चिन्ह है, कहाँ पर स्थित है? ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, आगरा, मथुरा, सारनाथ, वृंदावन। तो इसका सी विकल्प लगा दीजिए, सारनाथ में स्थित है। ठीक, तो 11वें का सी ऑप्शन लगा लीजिए आप लोग। और चलिए 11वें के सी के बाद 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए है वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी भोज यानी मिहिर भोज, ऑप्शन डी दंती दुर्ग। तो कह रहा प्रतिहार वंश का महानतम राजा इनमें से कौन था? तो 12वां क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। आपको क्या होगा? 12वें क्वेश्चन का भोज यानी मिहिर भोज जो था वही महानतम राजा था। ठीक है, राजा मिहिर। ठीक है, वो उन्होंने बहुत सारे अच्छे भी काम किए थे, बहुत सारी विजय भी प्राप्त की थी। ठीक, प्रतिहार वंश के महानतम राजा में उनका जिक्र होता है। भोज के समय उसका साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा नदी तक गया था और उत्तर पश्चिम में सतलज नदी तक गया था। ठीक है, सतलज नदी यानी कि आप समझ लीजिए पाकिस्तान के पास आसपास पड़ता है। ठीक, एवं पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। वह एक विद्वान शासक भी था। ठीक, मीर भोज, इसलिए उसको महानतम राजा प्रतिहार वंश का कहा जाता है। ठीक, चलिए 13वें क्वेश्चन बातें हैं, फटाफट देख लीजिए। उसमें क्या है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कह रहा है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? 4 विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए है विद्यापति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी है वेद व्यास और ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। ठीक है,
तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ठीक, अब आप जानते ही होंगे गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है, और गीत गोविंद में जयदेव ने कृष्ण की गोपिकाओं के साथ जो रासलीला उसका वर्णन किया था। ठीक है, बस इतना इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए बस अब हो गया 14वें क्वेश्चन, सॉरी 13वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गैर भारतीय धर्म है। कौन एक धर्म ऐसा है जो गैर भारतीय है। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म। तो ये तीनों बौद्ध, जैन, हिंदू, ये सब तो भारतीय धर्म है, लेकिन यहूदी धर्म जो है सी ऑप्शन ये भारतीय नहीं है। ठीक है, चलिए 14वें का सी ऑप्शन लगा लीजिए। अब 15वें क्वेश्चन पाते हैं फटाक से। कह रहा है 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, 1540 में 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक, ऑप्शन ए दौरा, ऑप्शन बी सूरजगढ़, ऑप्शन सी कन्नौज और ऑप्शन डी चौसा। तो चौसा का युद्ध जो है ना 15वें क्वेश्चन का, चौसा का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध, दौरा, अच्छा हाँ, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो था उसमें हारने के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर भागना पड़ा था। ठीक है, इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और वो दिल्ली का शासक बन गया था। ठीक, तो 15वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए फटाक से। अब चलिए 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ था। हाँ, जो जहाज़ से पहले भारत का व्यापार होता था, हाँ, उन जहाज़ों के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। अंग्रेज़ी जहाज़ कौन था, अंग्रेज़ी जहाज़ की बात हो रही है, पहला अंग्रेज़ी जहाज़। ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी रेड ड्रैगन, ऑप्शन डी है मे फ्लावर। तो 16वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। ठीक, रेड ड्रैगन आप लगाइए सी ऑप्शन, इसका विकल्प सी सही है। ठीक है, और भारत आने वाला ये पहला अंग्रेजी जहाज़ था। हाँ, और कैप्टन हॉकिंस इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, इसका नेतृत्व रेड ड्रैगन का कैप्टन हॉकिंस कर रहा था। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता है कैप्टन हॉकिंस किस जहाज़ से आया था भारत। ठीक, तो रेड ड्रैगन से आया था। कैप्टन हॉकिंस इसका वो था, मतलब इसको लीड कर रहा था। ठीक, इसका नेतृत्व कर रहा था। और 1608 ईस्वी में ये सूरत बंदरगाह पर आके रुका था। 1600 ये भी जान लीजिए, 1608 ईस्वी में ये आके रेड ड्रैगन सूरत बंदरगाह पर रुका था। ठीक, चलिए ये हो गया रेड ड्रैगन के बारे में। अब 17वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाक से देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। कौन सा उनका महान ग्रंथ था। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री जो कौटिल्य थे उनका कामसूत्र, अभिज्ञान शकुंतला, नहीं कामसूत्र अभिज्ञान शकुंतला नहीं था। 17वें का और ऑप्शन देख लेते हैं इस पेज पे, फटाक से देखिए। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति, यानी कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। देखिए को फ्रेंड, क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते ही रहते हैं, आपको ये बात जानना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रीवियस एक पेपर का सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपके 50 से 60% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ऐसे ही मिल ही जाए। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के वो हैं मंत्री थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो कि वहाँ मौर्यों के राजनीतिक संदर्भ में थी कि उनका कैसे रहन सहन था, कैसे व्यापार था, कैसे वाणिज्य करते थे। ये सब चीज़ें उसमें मेंशन है। ठीक है, अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक है जो कि मौर्यों के राजनीतिक जीवन के विषय में लिखी गई है। ठीक, तो ये हो गया 18वां को। 17 क्वेश्चन 18वां पाते हैं, फटाफट देख लीजिए। अब रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत कौन जनगण मनगढ़ सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जनगण मनगढ़ 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। राष्ट्र जागृति, बी है तत्वबोधिनी, सी है भारत भाग विधाता और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 18वें क्वेश्चन का सही आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत भाग विधाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इस नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक, 18 क्वेश्चन के बाद 19 पे आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि देखिए का संग्रह है। गीतांजलि का संग्रह क्या है। उपन्यास, नाटकों का, सी है कविताओं का और डी है छोटी कहानियों का। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन का कविताओं का संग्रह है। ठीक है, गीतांजलि जो है वो कविताओं का संग्रह है और इसी के गीतांजलि के ऊपर ही रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, तो ये हो गया 19 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 90 के बाद 20 पाते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन हो गया। 20 पाते हैं। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। ठीक है,
पहले टेलीग्राफ लाइन थी जो सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? ऑप्शन ए है कलकत्ता से आगरा, बी है आगरा से जयपुर, सी है दिल्ली से शिमला और डी है कलकत्ता से रानीगंज। तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता से आगरा सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। चलिए अब 20 कंप्लीट हो गया, 21वें पे आते हैं फटाक से। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ना, ये कौन से देश का संविधान लिखित नहीं है? जैसे अपने यहाँ का भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखित है, लेकिन अब किस देश का इसमें से संविधान ऐसा है जो कि लिखित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। तो यूएसए, यूके और यूएसए, पाकिस्तान, भारत का संविधान तो लिखित है, लेकिन यूके यानी ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, यूनाइटेड किंगडम के शासन के अनुसार ब्रिटिश संविधान वास्तव में एक विकासशील संविधान है। यूके ये समझता है कि जो संविधान जो है ब्रिटेन का वो एक विकासशील संविधान है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। और यूके का संविधान अलिखित है और अकोडित है, उसमें कोई कोड नहीं है, क्योंकि ब्रिटानी संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न रूपों में लिखित रूप में है। इस संविधान का अधिकांश भाग तो लिखित रूप में है, लेकिन पूरा संविधान जो है वो लिखित नहीं है, ये उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता रहता है। ठीक है। चलिए 21 के बाद 22वें पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की जो संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का मतलब था इन लोगों का काम था कि संविधान का भारत के लिए अपना एक संविधान का निर्माण करना। ठीक। तो कह रहा है कि इसमें इसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है। तो 4 विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड दिख रहा होगा। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है बी एन राव और डी है के एम मुंशी। तो 22वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बी एन राव, ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक, संविधान सभा के। और उसके बाद 23वें क्वेश्चन पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन अनुच्छेद 19 से मिलती है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21 से मिलती है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से मिलती है, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 16 से मिलती है। तो सारी स्वतंत्रता की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन नंबर ए 19 अनुच्छेद में। ठीक है, 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है जो वहाँ के भारत के नागरिकों को दी गई है, तो वही उसी में भारत के प्रेस भी आ गई है। ठीक, तो 23वें क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 24वां क्वेश्चन पाते हैं, फटाक से देख लीजिए। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की है? ठीक है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल 1 बार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 2 बार, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3 बार, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कभी नहीं की। ठीक है, तो 24वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प, 3 बार की है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। और कौन कौन कब लगा है? पहला तो लगा 26 अक्टूबर 1900, पहला वाला लगा है 26 अक्टूबर। ठीक, अक्टूबर 1900 कब? 62 को लगा था। ठीक, इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। और दूसरा लगा था कब? 3 दिसंबर 1971 को। 3 दिसंबर 1971 को लगा था। और तीसरा वाला कब लगा था ये भी देख लीजिए। तीसरा लगा था 25 जून 1975 को। तीसरा लगा था 25 जून 1975 को, 1975 को। ठीक, 3 आपातकाल अब तक भारत देश में लग चुके हैं। ठीक, चलिए 24वें का सी विकल्प सही है, ये हमने बता दिया। अब आप 25वें बातें फटाक से देख लिए। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमको मिलेगा 25वां क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। तो 25वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट क्या कह रहा है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ठीक है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या उपराष्ट्रपति। बुलाने की बात हो रही है, अध्यक्षता की बात नहीं हो रही, तो राष्ट्रपति ही बुला सकता है। ठीक है, चलिए 25 का एक क्वेश्चन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। ठीक, चलिए 26वें बात है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, चाहे जितनी बार। ठीक है, 26 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, डी ऑप्शन ये सही होगा कि भारत के संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर सिर्फ एक ही बार
वहाँ बना रह सकता है, जबकि अमेरिका के संविधान में ये मेंशन है कि वहाँ पर वहाँ उसका जो प्रेसिडेंट होगा, एक बार अगर चुना गया तो वो दोबारा सिर्फ एक बार और एक अटेम्प्ट और कर सकता है, यानी लगातार 2 बार ही चुना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद वो चुनने की प्रक्रिया में नहीं रहेगा, ठीक, किसी दूसरे को चुना जाएगा। तो इसका भारत का राष्ट्रपति वाला इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक। तो चलिए 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 27वें पे आते हैं, फटाफट देख लिए। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ऑप्शन जो पे 4 विकल्प हैं। ब्रिटिश राजा या रानी के पास हैं। बी ऑप्शन कह रहा है यूएसए के राष्ट्रपति के पास हैं। सी कह रहा है पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास हैं। और डी कह रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति के पास हैं, ठीक है। तो भारत संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश के राजा रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। चलिए 27वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश राजा रानी के पास जो अधिकार है वही भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। चलिए 27 क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए। कह रहा केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी जीवी मालवणकर, ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो 28वें क्वेश्चन का सच्चिदानंद सिन्हा लगा लीजिए कि ये केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले हैं, विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अब 29वें पे आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ ये पूछ रहा है, ठीक है। 29 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट किया जा रहा है। प्रथम युद्ध ये पानीपत का युद्ध जो है अक्सर ही आता है। 2023 में भी आपको मिला होगा, 2020 में मिला, ऐसे ही 19 से 18 सब में मिलेगा, ठीक। निम्न से किनके मध्य हुआ? राणा सांगा और बाबर हैं, और ये प्रथम युद्ध की बात हो रही है। तो राणा सांगा और बाबर, इब्राहिम लोदी बाबर, कुतुब खान, राणा सांगा, अकबर खान, एकदम सेम क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया गया है। तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, ठीक। अरे सॉरी, अति उत्साह की बात हो गई। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात हो रही है फ्रेंड। 29वें का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और 30वें पे आते हैं। 30वां कह रहा है विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक। मौर्य वंश से संबंधित थे, तुलु से संबंधित थे, संगम से संबंधित थे, या इनमें से कोई नहीं। तो 30वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि तुलु वंश से संबंधित है, ठीक है। कृष्णदेवराय जो है विजयनगर के शासक थे, वो तुलु वंश से संबंधित थे, ठीक। तो 30वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31वें पे। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा फटाफट देख लीजिए उसको भी। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागिनी प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो 31वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 31वें क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, हरियाणा, ठीक। 31 क्वेश्चन का बी ऑप्शन, रागिनी हरियाणा राज्य की लोकप्रिय गीत है, और लोकगीतों के संदर्भ में हरियाणवी संस्कृति काफ़ी समृद्ध है। इनके लोकगीतों को रागिनी कहते हैं, और रागिनी हरियाणवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान भी बनी है, ठीक। इसे लोक नाटकों द्वारा अनुपूरित किया जाता है, ठीक है, जिनके सॉन्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये हो गया रागिनी के बारे में। अब संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? पूरे विश्व की बात हो रही है। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? भारत, श्रीलंका, इजराइल और पाकिस्तान। तो 32वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लिए, श्रीलंका, ठीक। ये जीके का क्वेश्चन है। और कौन सी थी श्रीलंका की? सिरिमाओ भंडारा नाइके हैं, सिरिमाओ भंडारा नाइके श्रीलंका की प्रसिद्ध राजनीतिक थी, और जो विश्व की उस समय तत्कालिक परिस्थिति में विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो ये हो गया 32 क्वेश्चन। 33वें बात है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के कहाँ तक किसके बीच फैला हुआ है? 4 विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर, फटाफट देख लीजिए उनको। कह रहा है कि 8 ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक। अच्छा, बी कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम
से लेके 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम तक। और कह रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट पूरब और 37 डिग्री 6 मिनट पूरब तक। ये 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तक। ठीक है, तो अक्षांश की बात हो रही है, देशांतर की बात नहीं हो रही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 33वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश में हमेशा उत्तर ऊपर की ज़्यादा भी जाना। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर में, उत्तर से ही उत्तर में आपको जाना है और वहीं तक यहाँ का विस्तार है भारत देश का, मुख्य भूमिका। चलिए, ये हो गया 33 क्वेश्चन। 34वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पारंपरिक फुलवारी कढ़ाई, पारंपरिक फुलवारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? फुलवारी कढ़ाई शैली पूछ रहा है। ठीक है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है उड़ीसा, सी है पंजाब और डी है उत्तर प्रदेश। फुलवारी कढ़ाई की बात हुई। 34वें क्वेश्चन को बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए, पंजाब में। फुलवारी कढ़ाई जो है पंजाब राज्य में ज़्यादा प्रसिद्ध है। 35वें क्वेश्चन पर आते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा है जो पड़ोसी देश चाइना है उसके साथ लगती है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, किन्नौर, चंबा, कुल्लू या फिर सिरमौर। तो 35वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, किन्नौर। ये किन्नौर जिला है जो चाइना के एकदम बॉर्डर पे है। ठीक है, चलिए 36वें पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था। दूसरा है, मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता था। तीसरा है, सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बढ़ गया जाता है। और चौथा है, दक्षिणी सिल्क रूट खोतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, ये तो 4 स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बाद देखना है हमारा ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए दूसरा चौथा, ऑप्शन बी पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी कह रहा है दूसरा तीसरा और चौथा, और ऑप्शन डी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो चलिए ए बी सी डी यानी 36वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रसंगत सभी कथन सत्य हैं, यानी कि 1 2 3 4 यानी सभी ऑल ऑफ एबव। ठीक, 37वें क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए। 37वां कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ने सौ सरकार या स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया था? ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी है लाहौर, ऑप्शन सी है बॉम्बे और ऑप्शन डी है सूरत। तो बताइए इसमें किस वर्ष में? ठीक है, अच्छा वर्ष की बात कर रहा है और यहाँ पे दिया है स्वराज कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया था। तो किस वर्ष के अधिवेशन में, और जो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन में कमी है। तो आप समझ लीजिए कि किस वर्ष हुआ है, कि लाहौर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, बॉम्बे अधिवेशन में या सूरत अधिवेशन में। तो अब आपको 37 क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। 37 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित कर दिया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता अधिवेशन कौन सा अधिवेशन में कब हुआ था? तो 37 क्वेश्चन का 1852 में दादा भाई ने, अच्छा 1906 में मानते थे, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन स्वराज की मांग 1906 में जब हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसमें ही दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो हुआ था उसमें कहा था कि कांग्रेस का मूल लक्ष्य होना चाहिए स्वराज। चलिए अब यानी स्वशासन। 37 के बाद 38 पाते हैं, फटाक से दे लीजिए। 38 में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की, सॉरी फ्रेंड 38 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। अब बताइए, चिल्का झील को, डल झील को, नागिन झील को और सुंदरबन नेशनल पार्क को। किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन है। 38वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कि विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक, तो अब सुंदरबन नेशनल पार्क है, यहाँ पक्षियों और सरीसृपों यानी सांपों को, रीढ़विहीन जूहों, कई प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं सुंदरबन नेशनल पार्क में। 1973 में मूल सुंदरबन जो बाघ रिजर्व क्षेत्र का कोर क्षेत्र 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित हुआ था। ये सुंदरबन का जो कोर क्षेत्र बाघ अभयारण्य जो है 1977 में घोषित हुआ था। ठीक है,
तो ये सुंदरवन के बारे में कुछ और बातें हैं। जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन, वे संगीत और उपदेशों के जरिए आध्यात्मिकता का प्रचार करते थे। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है सूफी उनके धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत ही रूढ़िवादी होते थे। तीसरा स्टेटमेंट है सूफी धार्मिक संप्रदाय या सिलसिला में संगठित होते थे। चौथा है कि इनसे पीरी मुरीदी परंपरा का आरंभ हुआ। ठीक है, ये तो 4 स्टेटमेंट हो गए। अब बताइए इसमें 4 ऑप्शन में कौन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है पहला दूसरा तीसरा सही है, बी कह रहा है पहला तीसरा चौथा सही है, सी कह रहा है दूसरा तीसरा और चौथा सही है, और डी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 39 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, पहला तीसरा और चौथा, ये सही है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए अब जल्दी से 39 क्वेश्चन के बाद 40 पे आ जाते हैं। फटाक से देख लेते हैं फ्रेंड, कम से कम 50 क्वेश्चन तो इस स्लाइड में कंप्लीट कर लें। तो थोड़ा सा और नीचे आ जा भाई। 40वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान का उल्लंघन। 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का उल्लंघन, 1 मिनट, 40वां क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है। हाँ, संविधान का उल्लंघन करने पर किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। उल्लंघन करने पर अच्छा 1 सेकंड थोड़ा इधर कर दें। यह उल्लंघन करने पर कह रहा है कि किसको करने पर किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया, किसके निष्कासन पर। ठीक है, यहाँ पर होगा किसके निष्कासन पर। ठीक है, किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है, यानी इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है संविधान को उल्लंघन करने पर। 4 ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभापति। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, न तो प्रधानमंत्री, न तो उपराष्ट्रपति, न सभापति, यानी कि बी ऑप्शन। इसका बी विकल्प लगा लीजिए। संविधान को उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया से उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, 40वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाइए आप लोग। ठीक, सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इनको भी हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया कैसे जाता है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 124 के क्लास 4 में है, 5 में है, और 217 218 में मिलता है कि महाभियोग कैसे प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस तरह से राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, इन लोग को हटाया जाता है। चलिए अब फ्रेंड इसका बी ऑप्शन सही हो गया। 41 में बातें फटाफट देख लीजिए, 4 5 8 9 क्वेश्चन और हैं। कह रहा है कि परिरेखा पटीदार खेती, मिश्रित खेती और जुताई, इनमें से किन शब्दों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एकीकृत कीट और पोषण प्रबंधन, ऑप्शन बी है यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण, ऑप्शन सी है वाटरशेड आधारित प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन डी है संसाधन संरक्षण तकनीकें। ठीक है, तो बताइए इनमें से सही आंसर कौन हो जाएगा। 41 क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए आप लोग। इसका बी ऑप्शन लगा लिए, यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण। ठीक है, 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब 41 के बाद चलते हैं 42 क्वेश्चन पर, फटाफट देख लीजिए। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं कहाँ पर हैं, पूर्वांचल में। कह रहा है कि पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में, या हिमालय पर्वतमाला में। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 42 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, डी, यानी हिमालय की पर्वतमाला में ही नागा, खासी और गारो ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाक से देख लिए। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजकोषीय घाटा क्या है, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। राजकोषीय घाटा क्या है। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए है ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां, जो टैक्स से उसकी प्राप्तियां होती हैं, उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति होती है कि जब सरकार की इनकम कम होती है और सरकार की आय इनकम किससे, टैक्स से होती है, और उसके व्यय, उसके जो खर्चा है उसकी पूर्ति करने में विफल हो जाता है, तो राजकोषीय घाटा होता है। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। ऑप्शन सी कह रहा है राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि। ऑप्शन डी कह रहा है विनिमय दर में गिरावट, जिससे अन्य मुद्राओं के तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ठीक है, तो 43 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 43 का सही आंसर एकदम सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जो आप लोग शुरू में कह रहे थे। ऐसी स्थिति जहां सरकार की टैक्स से रिसीविंग या टैक्स प्राप्तियां कम होती हैं, जिससे उसका खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक,
चलिए 43 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 44 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 44 क्वेश्चन कह रहा है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है जल संभर, ऑप्शन बी कह रहा है जल विभाजक, ऑप्शन सी दोआब और ऑप्शन डी तराई। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। ठीक है, अब 44 का सी ऑप्शन लगा लीजिए आप लोग 44 क्वेश्चन का। अब चलिए 45 पे, भारत किस क्षेत्रीय, कह रहा है कि भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? ठीक है, क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है भारत, ये कह रहा है। ठीक, चलिए 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट देख लीजिए। भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? ऑप्शन ए है G7, ऑप्शन बी है G20, ऑप्शन सी है आसियान, ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। ठीक, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, भारत G7 का है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो। सॉरी 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 ऑप्शन भारत किस क्षेत्रीय 44 नहीं 45 क्वेश्चन का 45 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, G20 का है, आर्थिक समूह का भाग है। ठीक है, G20 बी ऑप्शन हो जाएगा। 45 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाइए आप लोग। G7 की 45वीं बैठक फ्रांस के बियारिज शहर में 24 से 26 अगस्त के बीच हुई, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया था। G7 के सदस्य थे। सदस्य देश G7 के कौन कौन से हैं? विश्व के 7 सबसे विकसित राज्य जो डेवलप कंट्री हैं वो उसके सदस्य हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। विश्व के समस्याओं के सभी समाज पर सभी का ध्यान दिलाने के लिए हर साल किसी देश में विचार विमर्श के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है, G7 जो होता है, ठीक, G7 सदस्य देश कौन कौन से? ठीक है, अब G20 में मंत्रियों के G20 ठीक है, ठीक 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 ठीक, इसका भी ऑप्शन ही सही होगा। 45वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन लगाइए, G20। ठीक है, वैश्विक आर्थिक समूह, ये हो जाएगा। ठीक, तो 45वें का G20 हो जाएगा। 46वें बातें फटाफट देख लीजिए फ्रेंड्स। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की बात हो रही है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, गोदावरी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी 46 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए ये हो गया 46 क्वेश्चन। 46 के बाद 47 पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए। 2-3 क्वेश्चन और हैं। औद्योगिक पुष्पोत्पादन, अच्छा, औद्योगिक और पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से जिस 47वां क्वेश्चन का थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है इसमें PDF में, इसमें देख लेते हैं और क्या है। 47 क्वेश्चन का फ्रेंड 47 क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक और पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता? ठीक है, इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है बीज खेत, ऑप्शन बी है संधारणी मत्स्य पालन की कार्यपालिका को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन डी है ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला। ठीक है, औद्योगिक और पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको बता ही दिए हैं। तो 47 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, क्या हो रहा है भाई? इसका 47 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी लगाइए, सही है, संधारणी मत्स्य पालन की कार्यपालिका को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये हो गया आपके 47 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे। अब 47 के बाद 48 पे चलते हैं और इस सॉरी, अच्छा ये हो गया। ठीक, 47 और 48 यहाँ पे है। कह रहा है नामदफा नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मिजोरम में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी ऑप्शन अरुणाचल में है, नामदफा। ठीक है, 49वां कह रहा है कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो कौन संवैधानिक संशोधन? 42वें, 52वें, 66वें या 73वें? ठीक है, तो 49 क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर मारिए। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में हुआ था। ठीक है, उसके द्वारा भारत का क्या बोलते हैं, पंचायती राज का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। ठीक है, 49 का डी ऑप्शन। 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। झूम कृषि अभी
भी कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि अभी भी होती है, ये आप जान लीजिए, और यह अभी भी होती है तो कहाँ प्रचलित है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर है मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर और ये सभी, ठीक। तो 50वें क्वेश्चन का मिज़ोरम मानिए ऑप्शन नंबर ए, मिज़ोरम जो है यहीं पर अभी भी झूम कृषि होती है, ठीक। और झूम कृषि होती क्या है कि जब किसान एक जगह पर अपनी फसल उपजा के वहाँ से फसल काट लेते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ पे उस चीज़ों उसके डंठल वंठल जो अवशेष बचते हैं फसलों के, उनको जला देते हैं, और जलाने के बाद फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरी जगह जाकर वहाँ पे जंगल को साफ़ करते हैं, वहाँ पे कृषि करते हैं, और इसी तरह से वो जगह बदल बदल के कृषि करते हैं अपनी पैदावार को अधिक उपजाने के लिए। और उस बीच में जो जहाँ पर वो अपना जला उला के वो कर देते हैं अपनी फसलों को, तो वहाँ से वो उनका जो राख होती है वो खाद का काम करती है, और फिर वो उस पर साल 2 साल बाद फिर आकर उसी ज़मीन पर वो अपना खेती करते हैं, तो उसके पैदावार बहुत अधिक होती है। तो इस तरह की कृषि को झूम कृषि कहते हैं, क्योंकि वो घूम घूम कर करते हैं तो घूम से झूम हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड अब हम अगर अपने देखिए 2020 के फर्स्ट पेपर में ये जो 50 क्वेश्चन होता है जीके जीएस के होते हैं, करंट अफेयर, और इसमें यूपी स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। अब जो उसका सेक्शन आ है, सेक्शन आ तो ये हो गया फर्स्ट पेपर का, और सेक्शन बा जो होगा वो उसमें हिंदी होगा, ठीक है। तो बा सेक्शन जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से 51 और ये सब हिंदी का क्वेश्चन आपसे यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम और भी बना के आपके अपने चैनल पर डालते रहेंगे, जो आपके पास बैक टू बैक पहुँचे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना हमारे चैनल को। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।